वालेकुम, वेलकम टू प्लैनेट 360 बिजनेस सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 7E विच इज़ टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो कि एक्चुअल में आप अर्न तो नहीं कर रहे, लेकिन एफबीआर फिर भी ये कंसीडर कर लेता है कि आपने इतनी इनकम जो है वो अर्न की है। इसको इंट्रोड्यूस भी इसलिए करवाया गया क्योंकि लोग अपनी जो प्रॉपर्टीज़ की इनकम है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कंसील कर रहे होते हैं अक्सर। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो एफबीआर फिर इस तरह के जो सेक्शंस है वो लेकर आता है डीम्ड इनकम के, यानी कि डीम किया जाता है, ये कंसीडर किया जाता है कि आपकी इनकम है, बट एट एक्चुअल आपकी इनकम उतनी नहीं हो रही होती। इसको हम तफसील से आज जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं इसको डिस्कस करूं, आपको इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता चलूं कि ये 2022 और उससे ऑनवर्ड्स जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और फिर इस पे रेलिवेंट जो प्रोविंसेस थे वहाँ की हाई कोर्ट्स जो हैं वहाँ पे इसको चैलेंज किया गया, और उसमें अभी जो जितने भी जो प्रोविंसेस हैं उनकी जो कोर्ट के फैसले हैं उसमें इख्तलाफात हैं। मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे इसको रखा हुआ है, तो अब देखते हैं कि वो इस मामले में क्या अपनी जजमेंट जो है वो देते हैं। एनीवेज सेक्शन 7E जो है ये अभी प्रैक्टिस में है। जब भी आप प्लॉट को सेल करने जाते हैं तो इसकी डिमांड की जाती है। तो आज के लेक्चर में हम इसको बड़ी तफसील से जो है वो पढ़ेंगे सेक्शन 7E के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ सेक्शन 7E, यानी कि बेसिकली ये सेक्शन कहता क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि अ पर्सन विल बी कंसीडर्ड टू हैव अर्न द इनकम ऑन कैपिटल एसेट्स अंडर सर्टन कंडीशंस ओनली, यानी कि कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस मीट होती हैं तो फिर हम ये कंसीडर करेंगे कि वो जो रेलिवेंट पर्सन है वो इनकम एक्चुअल में अर्न कर रहा है, यानी कि कंसीडर किया जाएगा, डीम किया जाएगा। रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ ओनली, यानी कि ये सेक्शन सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कोई स्टॉक इन ट्रेड पड़ा हुआ है, किसी कंपनीज़ के शेयर पड़े हुए हैं, या जो बिज़नेस कैपिटल है उसको भी आप जो है इसके अंदर लें, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए अप्लाई होता है, और मज़ीद आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किन लोगों पे अप्लाई होता है और किन लोगों पे नहीं होता। फिर इसी तरीके से ये रेजिडेंट पर्सनस के लिए है, और इसकी जो असेसमेंट है वो लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर पे होती है। अब जिस तरह नॉर्मल टैक्स ईयर जो है उसका लास्ट डे होता है 30 जून, तो 30 जून तक जो प्रॉपर्टी आपके पास होंगी तो उनको मिला के उसकी जो एग्रीगेट वैल्यू है उस पर फिर आपकी असेसमेंट जो है वो होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। ज़्यादा बेहतर ये है कि हम पहले आपको इसमें एग्जाम्पल समझाएं, क्योंकि जब आप ये एग्जाम्पल समझ लेंगे तो फिर आपको सारा क्लियर हो जाएगा, और जो चीज़ें एग्जाम्पल में कवर नहीं होंगी वो फिर इस वीडियो के एंड में मज़ीद उसको हम क्लैरिफाई कर देंगे। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब आपने कर लेना है। एग्जाम्पल में अब आप देखेंगे कि एक पर्सन है, फ़र्ज़ करें हम कह लेते हैं मिस्टर अली उसका नाम है। उसके पास 2 घर हैं, 2 प्लॉट्स हैं, एक बिज़नेस प्लेस है, एग्रीकल्चर लैंड है, और एक प्लॉट उसके पास ऐसा है जो कि उसने अभी सेम टैक्स ईयर में ख़रीदा है। यानी फ़र्ज़ कर लें हम आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज है 5 नवंबर 2024, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसने प्लॉट बी जो है वो 1 हफ़्ता पहले ख़रीदा है, या 1 जुलाई 2024 के बाद उसने ये परचेज़ किया है। तो ये हमारी एग्जांपल है। अच्छा, अब आप देख लें इसके आगे जितनी भी रेलिवेंट उसके रेट्स हैं वो हमने लिखे हुए हैं। अब ये जो रेट्स हैं ये बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू है, एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। ये जो आपने रेट्स उठाने हैं एफबीआर की वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू का पूरा एक टेबल दिया हुआ है। फाइल को आप डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रॉपर्टी की कितनी फेयर मार्केट वैल्यू है। तो फेयर मार्केट वैल्यू आपने उसके आगे लिखी, तो जब हमने इन सबको एडअप किया तो ये अमाउंट बन गई 11.5 करोड़। क्या 11.5 करोड़ जो है क्या इसकी असेसमेंट होगी? ऐसा नहीं है। हम आगे जाके इसको देखते हैं कि किस तरीके से असेसमेंट होगी। अब सेक्शन 7 ही कहता है कि 1 कैपिटल एसेट जो है वो एग्जाम्प्ट है, तो हमने हाउस ए को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, क्योंकि 1 कैपिटल एसेट जो है वो एग्जाम्प्ट है। फिर इसी तरीके से हाउस बी जो है वो हमने इसलिए एग्जाम्प्ट किया क्योंकि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हाउस बी जो है अली ने रेंट पे दिया हुआ है, और उसका जो भी रेंट आ रहा है वो अपनी रिटर्न में उसको डिक्लेयर कर रहा है, चाहे उस पर टैक्स बनता है या नहीं बनता, लेकिन वो अपनी रिटर्न में उसको डिक्लेयर कर रहा है, और अगर टैक्स बनता है तो ज़ाहिर है उसको पे भी कर रहा होगा। फिर हमने प्लॉट ए को एग्जाम्प्ट नहीं किया क्योंकि आप सिर्फ 1 कैपिटल एसेट जो है वो एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, या वो प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट कर सकते हैं जिससे आपको इनकम आ रही हो और वो आप डिक्लेयर कर रहे हो, और वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो। फिर इसी तरीके से बिजनेस प्लेस हमने ये भी यहाँ से जो है वो एक्सक्लूड कर दी, क्योंकि सेक्शन ये कहता है
कि जो भी प्रॉपर्टी जहाँ पे आप अपना बिजनेस जो है वो कैरी ऑन कर रहे हैं और वो बिजनेस इनकम आप डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी रिटर्न में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में उसको डिक्लेयर कर रहे हैं और वो बिज़नेस जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है, तो वो भी प्रॉपर्टी आप एक्सक्लूड कर देंगे। फिर इसी तरीके से एग्रीकल्चर लैंड जो कि वैसे नहीं पड़ा हुआ बल्कि उसके ऊपर एक्चुअल में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैरी आउट हो रही हैं, आल्दो के जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं है। जो भी ज़मीन आप ठेके पे देते हैं या किसी ज़मीन पर आप कोई फसल उगाते हैं जो कि कुदरती तौर पे उगती है, टैक्स नहीं है, लेकिन आप अपनी रिटर्न में उसको डिक्लेयर तो करेंगे। तो अगर आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका मतलब कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म हो रही हैं उस ज़मीन पर, तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अच्छा, फिर जो आप देखें, जो आखिरी एग्जांपल मैंने ली है प्लॉट बी की, ये भी आप लोगों को क्लियर करने के लिए मैंने ये एग्जांपल ली है कि देखें, अगर कोई भी ऐसा प्लॉट जो कि आपने सेम टैक्स ईयर में लिया है और उसके ऊपर आपने एडवांस टैक्स 236K का पे किया है, तो वो उस साल के लिए जो है वो एग्जाम्प्ट रहेगा। यानी जिस तरह अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 5 नवंबर 2024, तो हमने फ़र्ज़ किया कि इस बंदे ने ये प्लॉट बी जो है वो 1 जुलाई के बाद जो है वो परचेज़ किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी सेम टैक्स ईयर जो है वो चल रहा है और इसने इसके ऊपर 236K का जो टैक्स है वो पे किया है। तो अब हम 30 जून 2025 को जब ये टैक्स ईयर ख़त्म होगा तो इसकी जब हम रिटर्न फाइल करेंगे उसमें ये एग्जाम्प्ट होगा स्पेसिफिक ईयर के लिए, लेकिन उससे अगले साल ये यानी जब 2026 की रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे ली। तो जब हमने ये सारी एग्जाम्पशंस यहाँ पे लगाई हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई है 3.5 करोड़। तो ये वो अमाउंट है जिसको हम आगे लेके चलेंगे और हम ये कहेंगे कि जी ये अमाउंट है कि जिस पर हमने कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, अब सेक्शन 7 ही क्या कहता है कि जो भी डीम्ड इनकम होगी ना चार्जेबल टू टैक्स, वो होगी 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द जो कि टोटल अमाउंट आपके पास आ रही होगी, और अभी हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही है 3.5 करोड़। तो 5% ऑफ 3.5 करोड़ जो हैं हमारे पास बन जाता है 17.5 लाख रुपया। अब जो 17.5 लाख रुपया है ये बेसिकली इनकम है जो कि एफबीआर ने कंसीडर की है कि आपने कमाई है, विच इज़ डीम्ड एंड इट इज़ चार्जेबल टू टैक्स। लेकिन इस पे जो टैक्स का रेट है वो क्या है, इस पे 20% आपको टैक्स का रेट लगेगा और ये टोटल अमाउंट आपकी बन जाएगी 3.5 लाख रुपए। और ये जो इनकम टैक्स होगा ये बेसिकली फिक्स्ड फाइनल टैक्स के रिजीम में फॉल करेगा। अब यहाँ पे एक और बात भी है कि देखें, अगर तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू एक्सक्लूड करने के बाद अगर तो ये 2.5 करोड़ या उससे कम होती तो फिर आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं था। ये टैक्स सिर्फ जब अप्लाई होगा जब आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू एक्सक्लूडिंग ऑल, जो कि अभी हमने इस एग्जांपल में डिस्कस किया, एक्सक्लूड करने के बाद जो टोटल अमाउंट हमारे पास आती है जो कि इस केस में 3.5 करोड़ है, लेकिन अगर वो अमाउंट 2.5 करोड़ या उससे कम हो तो फिर आपके ऊपर जो है कोई भी टैक्स 7E का नहीं है। लेकिन आपने इसको अपनी रिटर्न में डिक्लेयर ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे और अगर कल को आपने उस एसेट को अगर सेल आउट करना हो तो जो लैंड डिपार्टमेंट है वो आपका जो प्लॉट है वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप उसको 7E एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ना दें या फिर आप एक्स्ट्रा 1% टैक्स जो है उस पर पे ना कर दें। तो ये पॉइंट है जो आपने अपने जहन में रखना है। एग्जाम्पल के बाद अब हम आते हैं, सर्टन एग्जेम्पशंस हैं जो कि हमारी एग्जाम्पल में जो है वो डिस्कस नहीं हो सकी, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी कैपिटल एसेट जो कि शहीद्स को अलॉट हुआ हो या फिर उनके डिपेंडेंट्स को जो कि पाक आर्मी में जो है उन्होंने सर्व किया हो, किसी भी किस्म का 7E टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। और फिर है अ पर्सन और डिपेंडेंट ऑफ द पर्सन हु डाइज वाइल इन सर्विस ऑफ आर्म फोर्सेस, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो इनके लिए भी नहीं है। फिर इसी तरीके से वार वाउंडेड पर्सन वाइल इन सर्विस ऑफ आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट। और जो सबसे आखिरी पॉइंट है ना, इस पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी तवज्जो दें। बीइंग ओरिजिनल अलॉटीज ऑफ द कैपिटल एसेट ड्यूली सर्टिफाइड बाय अलॉटमेंट अथॉरिटी फॉर एक्स सर्विसमैन और सर्विंग आर्म फोर्स, एक्स और सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन जो है वो फेडरल, प्रोविंशियल या फिर आर्म फोर्सेस से जो है वो रिटायर्ड है और वो कहे कि मेरे ऊपर 7E लागू होता ही नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है।
देखिए वो प्रॉपर्टी जो कि उस स्पेसिफिक पर्सन को अलॉट की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसके ऊपर 7E अप्लाई नहीं होगा। अब उसकी कंडीशन क्या है कि वो ओरिजिनल अलॉटीज़ हों, यानी कि ओरिजिनल अलॉटी का मतलब क्या है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक नई सोसाइटी लॉन्च हो रही है, तो वो जो पहला पर्सन होगा ना, जो उसकी पोजीशन मिलेगी, वो ओरिजिनल अलॉटी कहलाएगा। तो इस केस में क्या है कि जब डिपार्टमेंट ने उसको वो प्लॉट जो है लेके दिया, जो कि वो ओरिजिनल अलॉटी है, उसने आगे किसी से प्लॉट वो ख़रीदा नहीं था, तो फिर उस केस में वो एग्जाम्पशन उसके ऊपर लागू होगी। लेकिन अगर वही प्लॉट उसने किसी और पर्सन से ख़रीद लिया हो, तो फिर उसके ऊपर 7E जो है उसकी एग्जाम्पशन नहीं होगी, बल्कि वो लागू होगा उसके ऊपर। इस तरीके से जो भी कैपिटल एसेट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के पास हैं, उनकी ओनरशिप में हैं, तो उस पर 7E जो है लागू नहीं होता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट, वो भी कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं, अपनी रिटर्न्स को फाइल करती हैं, तो उनके ऊपर जो है ये लागू नहीं है। कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय लोकल और डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो भी एग्जाम्प्ट है, जिस तरह CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, LDA। तो ये जितनी भी लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, इनके ऊपर भी 7E लागू नहीं होता। जो बिल्डर्स हैं, लैंड डेवलपर्स हैं, जिनका काम है वो लैंड डेवलपमेंट करके उसकी आगे सेल करते हैं, बिल्डर्स हैं, तो उनके ऊपर भी ये लागू नहीं होता। लेकिन उसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि ये बिल्डर्स जो हैं DNFBP रजिस्टर्ड हों। DNFBP का मतलब होता है डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस पर्सनस। जितने भी अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और जो डेवलपर्स हैं, ये हैं कानून के मुताबिक रिक्वायरमेंट है कि ये अपने आप को DNFBP में रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएं। एक्चुअली एक कंप्लाइंस है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से जो है वो रिलेट करती है, और जो प्रीशियस मेटल में डील करते हैं उनको भी इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो DNFBP के बारे में हम किसी और टाइम किसी वीडियो में डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको समझाने का मकसद ये है कि जो भी डेवलपर या बिल्डर DNFBP रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो वो इसके अंदर फिर फॉल नहीं करेगा, एग्जाम्पशन में फॉल नहीं करेगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ ये वीडियोस जो हैं बनाई जाती हैं, ताकि आपके सामने इसको अच्छे से प्रेजेंट करके ईज़िली जो है वो समझाया जा सके। जज़ाकल्लाह, चैनल सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।